हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने 1858 के अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को हुई थी उसके बारे में देखे थे। आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं अन्य छोटे छोटे अधिनियम 1865 का अधिनियम, 1869 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876 को देखने जा रहे हैं। ये इसमें से कई ऐसे सवाल हैं जो 17वीं बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक के आपने वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको लगातार आपसे वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य प्रोविज़न के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी की शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश सरकार शासन की बागडोर अपने हाथ में रख लेती। अब यहाँ से महारानी की विक्टोरिया की घोषणा, जिसे भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा किस तरह से भारत के शासन को चलाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश, कहिए एक भाग के रूप में कार्य कर रहा था, यहाँ पर कैसे एक्ट के द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जा रहे थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मुख्य प्रावधान, गवर्नर जनरल को प्रांतों के निर्माण, सीमा परिवर्तन तथा गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल जो थे वो नए प्रांत बना सकते थे, प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते थे, साथ ही जो प्रांत होते थे उसके गवर्नर का भी नियुक्ति कर सकते थे। दूसरा, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य विधिवेत्ता जरूरी था कि विधिवेत्ता होगा। तीसरा, भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा इसे भारत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी भारत परिषद जो भारत सचिव या भारत राज्य सचिव के द्वारा जो नियंत्रित था, उस परिषद को भारत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि वो कानून बनाएगा, कानून बना करके भारत में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या 6 से 12 निर्धारित की गई। कार्यकाल 2 वर्ष। देखिए, अब एक ऐसा संसद का रूप लेता जा रहा था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। 1892 के अधिनियम में हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि जहाँ से संसदीय व्यवस्था का प्रचलन माना जाता है, तो धीरे धीरे अब एक विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पर हो रही थी। विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, गवर्नर बनाए गए, गवर्नर की व्यवस्थापिका स्थापित की गई। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से एक संघीय स्वरूप लेता चला जा रहा था। गवर्नर जनरल को कानून बनाने, शांति, सुरक्षा एवं ब्रिटिश हितों की बहुमत की उपेक्षा का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त, जो 6 महीने तक प्रभावी होती थी। आप खुद सोच सकते हैं कि अभी भी अध्यादेश जो जारी होता है उसकी अवधि 6 महीने होती है। बहुत सारे हमारे भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस जो कि 1947 से पूर्व तक के जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून थे, उसको इम्प्लीमेंटेशन, खास करके जो भारत का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, जिसको लघु संविधान कहा गया है, वहाँ से उठा करके डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ये सब इसके लिए एक बेस तैयार हो रहा था कि कैसे संविधान को बनने के, कैसे उसका वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस हो रहा था। मद्रास और मुंबई की सरकारों को व्यवस्थापिका का अधिकार दे दिया गया। यानी मद्रास और मुंबई उसके 2 मेन प्रांत थे जहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे, उसको अपना खुद का व्यवस्थापिका स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। यानी कह सकते हैं कि अब शासन, धीरे धीरे शासन चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है
कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। इसके बाद देखते हैं 1865 का अधिनियम। ये सब छोटे छोटे जो अधिनियम है, इससे एक एक क्वेश्चन बनते हैं और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1865 में एक अधिनियम लाया, एक लाइन का अधिनियम, गवर्नर जनरल को घोषणा द्वारा प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन का। कहने का मतलब था कि गवर्नर जनरल ने अगर घोषणा कर दिया कि इस रियासत को मिला करके इस प्रांत में मर्ज कर दिया गया है तो वो मान्य हो जाता था। घोषणा कर दिया कि इसको 2 भाग में बढ़ जाएगा तो मान्य हो जाता था। यानी सिर्फ उसकी घोषणा ही कानून बन जाती थी। 1869 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नर जनरल को जो भारतीय विदेश में रह रहे थे उसके संबंध में भी वो कानून बना सकते। ऐसा अधिकार 1869 के अधिनियम द्वारा दिया गया। 1873 का अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद किसी भी समय, यानी ब्रिटिश संसद किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर सकती है और इस नियम के अनुसरण में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। यानी कंपनी भंग हुई, कंपनी की शासन समाप्त हुई थी 1858 में, लेकिन कंपनी का भंग किया जाना ये 1 जनवरी 1874, डेट को याद रखिएगा, 1 जनवरी 1874, और ये हुआ था 1873 के अधिनियम के आलोक में। शाही उपाधि अधिनियम 1876, ये दरअसल लिटन का काल है, आप जानते ही होंगे कि औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार का अंतरण मान लिया गया। यहाँ पर औपचारिक रूप से, जैसा कि 1877 में भव्य राज दरबार का भी आयोजन किया गया था, और यहाँ पर औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार का अंतरण मान लिया गया। 28 अप्रैल 1876, डेट याद रखिए, 28 अप्रैल 1876 महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग के रूप में एक सदस्य की नियुक्ति की गई, या 6ठा सदस्य हम लोग देख लिए किस तरह से 4, 73 में, 84 में 3 कर दिया गया, फिर 1833 में 4 किया गया, 1853 में 4, 5 किया गया, और 1861 में आकर के इसे 6 कर दिया गया। 1876 में इसे 6 कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि 6 सदस्यीय हो गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो 6 सदस्यीय हो गई। आगे चल करके इस तरह से विधान परिषदों का विस्तार होता गया और भारत में एक इस आधार पर लिया जा रहा था कि अब धीरे धीरे विकेंद्रीकरण और एक अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में ये विकसित होता जा रहा था। ये इसके बाद के जो अधिनियम है 1892, वो इस आलोक में है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और उसके बाद जो अधिनियम आते हैं उसमें कुछ अलग ही प्रभाव देखने को मिलते हैं ये सब का। और अब भारत के लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा था, भले ही ब्रिटिश हितों को सर्वोपरि मानते हुए ही किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने वो कुछ भी काम करने का कोशिश किया जो शासन चलाने के लिए जरूरी थे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः एक बार कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 70वीं बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्य किसी भी कंपटीशन में जहाँ पर भी इस तरह के सवाल आते हैं, हमारा वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में जाएगा और हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये संजय क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू।